This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और क्रिकेट वीकली का एक और ब्रांड न्यू जबरदस्त एपिसोड आपके पेशे खिदमत है। लेकिन ये जबरदस्त है कि नहीं है ये तो आप बताएंगे, मैं तो सिर्फ आपको खबरें बताऊंगा क्रिकेट से जुड़ी हुई। खैर, आज के शो में दुनिया का पहले चक्कर काटते हैं, यानी कि वर्ल्ड एट क्रिकेट क्या कुछ हो रहा है उसको तफसील से जानते हैं। दरअसल सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ। अब आप कहेंगे तुम्हें ऑस्ट्रेलिया बड़ा पसंद है, तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो। ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। वो क्या करें, वो नीचे देखने की आदत है ना, डाउन टू अर्थ रहने की, तो नीचे नजर आता ऑस्ट्रेलिया तो वहीं से चले जाते हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास हो नहीं रहा है लिटरली, क्योंकि सब तो इधर बैठे हुए हैं इंडिया में, तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा। लेकिन उनकी वुमेन्स टीम बांग्लादेश में जो है धमाका कर रही है। चाहे वो T20 हो चाहे ODI हो, बांग्लादेश किसी भी चैलेंज में लग ही नहीं रही है। वो बिल्कुल ही लग रहा है क्या ही कंपटीशन हो रहा है। खैर, न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, न्यूजीलैंड की टीम जाने वाली है पाकिस्तान। वहाँ पर T20 और ODI की सीरीज है। जहाँ तक 5 T20 ही है, ODI का तो अभी कोई मसला है भी नहीं क्योंकि अभी वर्ल्ड कप है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है, लग क्या रहा है, ये रियलिटी है कि सेकंड या थर्ड स्ट्रिंग भेजी जाएगी न्यूजीलैंड की पाकिस्तान में, क्योंकि जितने भी IPL खेल रहे हैं उन सबने मना कर दिया है कि भैया हम तो नहीं जा रहे पाकिस्तान में सीरीज खेलने। अब इसमें आप दो चीजें समझ सकते हैं। पहली तो ये कि IPL का दबदबा कितना है, या यूं कहें कि डंडा कितना है ना। नहीं जा सकते हैं, यहीं रहना पड़ेगा, खेलो, है ना, नहीं दोबारा नहीं देंगे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा ये कि भैया पाकिस्तान को क्या ही तवज्जो दे, क्या ही करेंगे वहां जाकर। आप इसे दोनों तरीकों से ले सकते हैं, पॉजिटिवली और निगेटिवली। लेकिन मुझे पहला वाला फिर भी ठीक लग रहा है ना, कि भैया IPL है तो हमें पैसा भी कमाना है, रिलेशंस भी अच्छे रखने हैं और फिर आगे भी कॉन्ट्रैक्ट पाना है। अगर हम जहाँ वो करेंगे कुछ नुक्का नुस्की तो यहाँ से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। खैर, कोई बात नहीं। इसके अलावा श्रीलंका में क्या, श्रीलंका में भाई श्रीलंका वाले बांग्लादेश में है, उछल कूद कर रहे हैं, मैच जीत रहे हैं, इवन क्लीन स्वीप कर दी टेस्ट सीरीज। 100-200 रन के लगभग 190 रन के कुछ मार्जिन से एक जीते, एक को दूसरे मार्जिन से जीते। मतलब वहां ऐसा नहीं कि बांग्लादेश ने कोशिश नहीं करी, कोशिश पूरी करी, बट वो कोशिश कम हो गई और श्रीलंका ने जो है वो क्लीन स्वीप मारा है टेस्ट में। तीनों फॉर्मेट की एक लंबी सी सीरीज थी, टेस्ट भी था उसमें, T20 भी था और ODI भी था, पूरा तरीके से खत्म हो गया है। अब श्रीलंका वाले जो कुछ बचे खुचे हैं वो इंडिया आएंगे और बाकी जो है मेरे ख्याल से अभी लंका प्रीमियर लीग की अब तैयारियां शुरू होंगी, कोई डोमेस्टिक उनकी सीरीज होगी उनके घर में, वो सब हम देखेंगे। खैर, तो ये श्रीलंका बांग्लादेश की कहानी होगी। बांग्लादेश की पर्टिकुलर कुछ बात करूं तो कुछ नहीं है। शाकिब अल हसन काफी लंबे समय बाद उनको टेस्ट मैच में खेलने को मौका मिला, उनका कुछ हेल्थ इश्यूज भी चल रहा था। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश में कुछ खास डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, श्रीलंका में भी कुछ खास डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। एक खबर है, वनिंदु हसरंगा भाई साहब ने लूप होल निकाला, उनको बैन लगा, लेकिन वो बैन से बचकर आना चाह रहे थे इंडिया IPL, मगर चोटिल हो गए। तो भैया कर्मा हिट बैक, आप समझते क्यों नहीं है भाई? आप झोल निकाल लीजिए, आप होल निकाल लीजिए, आप लूप होल निकाल लीजिए, लेकिन ऊपर वाले ने अगर आपकी गाड़ी घुमा दी, अपना स्विच घुमा दिया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज द थिंग। फिलॉसफी हो गई। खैर, कोई बात नहीं। हमारा एक शो आता है, कमल सर करते हैं सुबह मॉर्निंग में। अगर आपको रीजनल सुनना है, रीजनल मतलब रिलीजियस कुछ, तो आप सुन सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसी में आपको लास्ट में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। पाकिस्तान में मैंने आपको बता ही दिया क्या चल रहा है भाई। सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त थी, ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान की सीरीज के अलावा वो एक ही खबर थी जो पिछले हफ्ते चर्चा का विषय रही। एक तो भैया उमर गुल भाई साहब ने जो है शादाब खान
की क्लास लगाई, उनको सीधे सीधे ये एक्यूजेशन लगा दिया कि भैया आप चोटिल थे वर्ल्ड कप के दौरान, तो आप क्यों खेल रहे थे। खैर बाद में माफ़ी मांग ली उमर गुल ने, वो अलग बात है, लेकिन ये एक टॉक ऑफ द टाउन था। लेकिन इससे भी बड़ी बात थी, और वो ये थी कि बाबर आजम भाई साहब फिर से कप्तान बना दिए गए हैं। ऑल्दो टेस्ट के तो नहीं बनाए गए, लेकिन T20 वनडे में बना दिए गए। मैं अगर दो बातें देखूं तो मुझे एक तो ये पसंद नहीं आया, पहले आप गए, खुद छोड़ के गए, या छीनी भी गई अगर आपसे, तो फिर आपको आना नहीं चाहिए था। और अगर आए हैं तो देखिए वो आपकी जो बॉन्डिंग होती है ना खिलाड़ियों के साथ, वो कितनी बनती है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख शाहीन शाह अफरीदी के लिए लग रहा है। भाई एकमात्र सीरीज के लिए कप्तान क्यों बनाया भाई साहब को। चलिए वो डिजास्टर थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि डिजास्टर नहीं थी, लेकिन एक सीरीज के लिए मुझे एक पॉइंट इसमें ये लग रहा है, बाबर आजम को ये बोला गया होगा कि भैया ऐसा है कि आप जो है आपको हम कप्तानी दे रहे हैं, अगर ये वर्ल्ड कप आप नहीं जिता पाए T20 वाला, तो फिर हम आपकी T20 की कप्तानी छीन लेंगे, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी है 25 में, वो नहीं जिता पाए तो फिर वनडे की भी हम आपसे छीन लेंगे, उसके बाद दोबारा आप हम नहीं रखेंगे। इसमें एक अगर आपको शाहीन को नहीं भी बनाना था तो मैं एक चीज समझता हूं कि या तो T20 में या फिर ODI में आपको रिजवान को यूज करना चाहिए था। आई थिंक T20 में आप कर सकते थे, ये एक अच्छा पॉइंट होता है। इसके अलावा क्या है पाकिस्तान में, कुछ नहीं है भाई। हाँ ये है कि भैया आर्मी कैंप में जाकर जो है वो अब सीख रहे हैं खिलाड़ी, वर्जिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग वेनिंग ले रहे हैं, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं, है ना। बाकी मैंने जहां तक एक सुना था, एक भाई साहब से शायद सादाब थे कि कौन थे, इन्होंने 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 8 मिनट में पूरी की थी, ऐसा मैंने सुना था। मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, इट्स ओके फाइन। तो एशिया में क्या बचता है, इंडिया में रुक जाइए, थम जाइए। इंडिया में IPL चल रहा है, वो लौट कर अभी आते हैं। अभी हम चलते हैं इंग्लैंड। क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर वहां से आ रही है, और वो ये कि बेन स्टोक्स ने ये बोल दिया है कि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं है। मगर वक्त आते आते क्या होगा कुछ नहीं पता, ये माइंड गेम्स भी हो सकते हैं। ये खेलने में ऑस्ट्रेलियंस तो आगे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आजकल इंग्लैंड वाले भी ये काम कर रहे हैं। खैर ऑल्दो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने की इच्छा जाहिर की है, इच्छा जाहिर करी है, हो सकता है वो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट जो उनका काउंटी चैंपियनशिप होता है उसमें खेलते हुए नजर भी आ जाएं। लेकिन ये प्रिपरेशन कर किसके ले रहे हैं, क्योंकि एशेज तो है नहीं। एशेज मेरे ख्याल से शायद 25 में होगा, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर होगा। अगर ये उसके लिए प्रिपरेशन है तो फिर मैं इस बात को समझ सकता हूँ। इसके अलावा उनकी सीरीज इस साल किससे है, कुछ खास है नहीं, क्योंकि इंडिया के साथ थी वो खत्म हो चुकी है, और तो कुछ है नहीं। हाँ पाकिस्तान लौट कर आना पड़ेगा मुझे एक बार, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नहीं, मतलब एक सरप्राइजिंग फैक्टर मुझे लगा, वो ये कि आयरलैंड के साथ आपने सीरीज तो रखी है, आयरलैंड जाएगी पाकिस्तान खेलने, लेकिन 12 T20, यानी मतलब टूर्नामेंट करा रहे हो कोई 12 T20। चलो ठीक है, ओके, बोर ना हो जाए देखने वाले और खेलने वाले। पता लगा 3 मैच के बाद अरे तुम लोग खेलो हम नहीं खेल रहे, हम बैठ के थक गए भाई। 12 T20 भाई, 5 समझ में आता है, चलो मैं कहता हूँ 7 भी समझ में आता है, अपने साथ खेला भी हुआ है। 12 T20 है, मैं हो सकता गलत हूँ, मैंने एक आध जगह पढ़ा है इसको, लेकिन फिर भी 12 T20 टूर्नामेंट हो गया भाई। खैर इंग्लैंड में और कुछ बिल्कुल नहीं, लिटरली और कुछ नहीं चल रहा है। साउथ अफ्रीका में भी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ अगर आउट ऑफ द क्रिकेट बात करूं तो एक दुखद खबर है, वहां कर एक डोमेस्टिक फुटबॉलर की 24 साल की डेथ हुई है हाईजैक में, शूट आउट में। ये एक दुखद खबर है साउथ अफ्रीका से। आउट ऑफ द क्रिकेट बात कर रहा हूँ, वैसे क्रिकेट से अगर मैं बात करूं तो लिटरली कुछ नहीं है साउथ अफ्रीका में, कुछ नहीं हो रहा है, कोई क्रिकेट नहीं हो रहा है। हाँ ये हो रहा है कि श्रीलंकन टीम खेल रही है वहां की वुमेन्स साउथ अफ्रीका जा करके, और उन्होंने शायद सीरीज में बराबरी की थी एक मैच का, अभी उसके बाद की खबर आई नहीं है, वो मैं देख लूंगा, वो मुझे मिल जाएंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको वुमेन्स क्रिकेट देखना है
और अगर आपको साउथ अफ्रीका या श्रीलंका में थोड़ी भी दिलचस्पी है तो आप वुमेन्स की सीरीज देख सकते हैं। इसके अलावा मेंस की तो नहीं हो रही, सारे यहीं पर आए हुए हैं। वेस्ट इंडीज़ में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है वेस्ट इंडीज़ में भी। इवन हाँ, अगर आपको थोड़ा क्रिकेट में बहुत डीप नॉलेज चाहिए तो मैं आपको एक बता सकता हूँ। बारबाडोस का एक स्टेशन है, वो केवल क्रिकेट की ही नॉलेज देता है। पुराने मैचेस कहीं कहीं के उठा कर वहाँ के खुद के डोमेस्टिक जो है वो भी आपको वहाँ पर सुनने को मिल जाते हैं। CPL होगा तब हम वेस्ट इंडीज़ पर आएंगे, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है वहाँ पर। आउट ऑफ द बात करूँ तो वहाँ भी बहुत कुछ चल रहा है, बट मैं उस पर अब नहीं जाऊँगा। आयरलैंड में कुछ नहीं हो रहा है। आयरलैंड, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, इन सारी जगहों पर कुछ भी नहीं हो रहा है। स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, नथिंग। अब आ जाते हैं लौट कर इंडिया में। पहले इंडिया में अगर इंटरनेशनली बात करूं तो अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है ना, कि मतलब T20 वर्ल्ड कप की क्या है सिचुएशन, कोई बायलैटरल सीरीज तो है नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट का कुछ है नहीं, बचता क्या है? IPL। तो टीम वाइज चलते हैं। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग की बात करते हैं। चेन्नई में अभी पिछले वीक एक मैच हारा है दिल्ली से। वो मुझे लग ही रहा था वो मैच दिल्ली से हार जाएंगे, मगर धोनी भाई साहब कमाल है। मतलब 42 की उम्र में भी, ऑल्दो अगर मैं अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो वो 42 के है नहीं, वो कहीं उम्र ज़्यादा है उनकी। मैं इसको क्लेम नहीं कर सकता हूं, मैं एलिज्ड कह रहा हूं, इससे पहले कि डेफेमेशन केस मेरे पे आ जाए। मैं सिर्फ एक अनुमान लगा रहा हूं, ठीक है। तो वो 42 साल के महेंद्र सिंह धोनी ने जो है वो, एक तो उनके नाम ऐसा रिकॉर्ड है कि वो 20वें ओवर में जाके छक्का जरूर मारते हैं। 61 छक्के उनके हो चुके हैं सिर्फ 20वें ओवर में, कमाल है। 300 स्टंपिंग वो कर चुके हैं IPL में, ये अपने आप में कमाल है। 200 मैच वो खेल चुके हैं, कमाल है। और वो जो बैटिंग उन्होंने की थी, 3 चौके 3 छक्के, शायद 16 गेंद में कुछ रन, वो तो कमाल ही था। मतलब अभी भी महेंद्र सिंह धोनी चल रहे हैं। सचिन रविंद्रन, अभी उनका शायद एक मैच ठीक नहीं गया है ऑल्दो, और इस हफ्ते मैच ही एक हुआ था जब तक मैं शो बना रहा था चेन्नई का, वो भी दिल्ली के साथ हुआ था। तो दिल्ली की ही बात कर लेते हैं। अब दिल्ली में मुझे दिल्ली ट्रैक पर तो लग रही है, क्योंकि जो ऋषभ पंत हैं उनके जो हैं 2 50s बैक टू बैक आए। इसके अलावा डेविड वार्नर का बल्ला चल रहा है। मुझे उनका बॉलिंग कंसर्न लग रहा है, क्योंकि ईशांत शर्मा तो चोटिल हो चुके हैं, एक जो लेजेंड है भाई उनको आप। उसके अलावा मेरे ख्याल से शायद रबाडा दिल्ली में ही है, तो वो कबाड़ा कर सकते हैं। मुझे ये श्योरिटी नहीं है, सीरियसली नहीं है, क्योंकि मैंने दिल्ली पर इतना ध्यान फोकस करता नहीं हूँ। सो ये है, ठीक है दिल्ली ट्रैक पर, मगर आप ये सोचें कि प्लेऑफ या फाइनल वो मुश्किल है दिल्ली का, वो एक सरप्राइज होगा। दिल्ली के बाद अगर हम गुजरात चलें तो शुभमन गिल ने हाफ सेंचुरी मारी है। अभी लास्ट मैच जो उन्होंने पंजाब के साथ खेला मगर जीत नहीं पाए। और इसके अलावा गुजरात में और कुछ है नहीं खास बताने के लिए, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कि फिर कहाँ चले हम लोग, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात भी हो गया, अब कोलकाता चल लेते हैं। तो कोलकाता भाई लगातार 3 मैचेस जीते हैं। जो एक बात किसी ने बोली थी कि इस बार अगर कोई जीतेगा टूर्नामेंट तो दिल्ली CSK या मुंबई में से कोई जीतेगा, कि बगैर कोई जीतेगा, ये दोनों नहीं जीतेंगे। वो मुझे कोलकाता नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने वो जो मेंटोर ले आए हैं, और गंभीर थोड़े से मेंटोर में कुछ ज़्यादा ही जोश भर देते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। लेकिन एक अच्छी बात इस बार हुई थी, वो अच्छी बात ये हुई थी कि भैया गंभीर और कोहली गले मिल गए। होली मिलन हो गया था, ये अच्छा लगा देख करके। अब मैं इसमें आपको एक पॉइंट बताता हूँ, दरअसल है क्या। जितने लोग आप बाहर से बैठ के देखते हैं ना कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसमें 2 चीजें, एक रियलिटी, हाँ वाकई में कुछ हो गया, और एक होता है कि लाइमलाइट लाने के लिए, हाइप बनाने के लिए, हेडलाइंस बनाने के लिए, वो चीज हो सकती है। मैं उसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन एलिजिबली मैं ये कह सकता हूँ ये हो सकती है, ठीक है। इस पर कुछ लोग जो बाहर के पूर्व खिलाड़ी हैं वो थोड़े बटे हुए नजर आए थे, है ना, वो मैंने देखा था, है ना। इसके अलावा
कोलकाता में रसल चल रहे हैं, नारायण चल रहे हैं, नारायण 500 T20, भाई लेजेंड आदमी है वो। अभी बैटिंग उन्होंने बढ़िया करी है ना, धमाकेदार उन्होंने खेला। उनमें मुझे कोई कंसर्न नज़र नहीं आ रहा है। ऑल दो हाँ, एक फील्डिंग उनका कंसर्न मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप देखें, विराट कोहली के कैच छोड़े थे 2 लोगों ने, उसके बाद जाके कहीं उनका कैच पकड़ा गया था, तो एक फील्डिंग उनका थोड़ा कंसर्न है। बाकी मुझे कोई कंसर्न उनकी बॉलिंग बैटिंग में नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, मिचेल स्टार्क, भाई आपने ले तो लिया, लेकिन मिचेल स्टार्क को विकेट कब मिला? 8 साल 10 महीने और 11 दिन बाद, और पहले 2 मैचों में तो उनको 100 रन तक पिटे हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक है, वो अपनी लय में आ रहे हैं, बट मिचेल स्टार्क मुझे लगता नहीं IPL या T20 के लिए इतने मुनासिब। वो वनडे खेलें ठीक है, टेस्ट खेलें ठीक है, मगर T20 में थोड़ा सा वो डगमगाता। मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डाउट नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई भी चल सकता है। जैसे मुस्तफिजुर रहीम ही को देख लीजिए आप, मेरे को तो आउट ऑफ द ब्लू उनका नाम ही नहीं पता था कि भाई वो IPL भी खेल रहे होंगे, लेकिन पहले ही मैच में कमाल किया उन्होंने। सो ये कहानी हो गई कोलकाता की भी, इसके अलावा कोई बात है नहीं कोलकाता में करने लायक। बेंगलोर, भाई बेंगलोर में मैंने आपको शो के शुरू में ही बता दिया था कि भैया इनके बॉलिंग में का कंसर्न है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्सपर्ट तक कह रहे हैं कि बॉलिंग कंसर्न है, और वो बॉलिंग कंसर्न नज़र आ रहा है। बैटिंग ठीक है, विराट कोहली 3 हाफ सेंचुरी लगातार है ना। बाकी जो है मैक्सवेल नहीं चल रहा है, और मैक्सवेल का ना चलना, मैं आपको पहले भी बात बोल चुका हूँ, इस बार भी आपको ये बात बोलूँगा कि जब भी वर्ल्ड कप या ICC का टूर्नामेंट होता है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ी जानबूझ के अपना क्रिकेट डाउनग्रेड करते हैं, वो माइंड गेम खेलते हैं। इससे पिछला भी वर्ल्ड कप से पहले जो IPL होगा, उसके बेंगलोर में मैक्सवेल की बैटिंग परफॉर्मेंस आप देख लीजिएगा, बैटिंग स्कोर कार्ड ही देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको मेरी बात गलत लग रही हो तो मैक्सवेल नहीं चल रहे हैं। ऑल्दो ग्रीन का भी मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। अब ग्रीन और मैक्सवेल का रिप्लेसमेंट क्या है, ये देखना पड़ेगा बेंगलोर को, है रिप्लेसमेंट कि नहीं है। हाँ, मगर ये बात है कि मैक्सवेल 50-50 कर रहे हैं इस बार, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग अच्छी हो नहीं रही है या कर नहीं पा रहे हैं, वो आप उसको 50-50 भी ले सकते हैं। ग्रीन के साथ तो बॉलिंग बैटिंग दोनों का ही मुझे मसला नज़र आ रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब आ रहा है तो आ रहा है। एंड तो अब बेंगलोर से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि बेंगलोर में इसके अलावा कुछ है नहीं बताने को। मुंबई, भाई मुंबई के फैंस, भाई क्या चाह रहे हो आप लोग? ठीक है, ये सब लोग बोल रहे हैं कि ठीक है कप्तान बदल दिया, मगर आप कम से कम अपने कप्तान की इज्जत तो करें। ये हमने कभी नहीं देखा क्रिकेट में तो ऐसा होते हुए। बाहर प्रीमियर लीग में भले दिखता हो, है ना, दूसरे स्पोर्ट्स में दिखता हो, दूसरी कंट्रीज में दिखता हो, लेकिन इंडिया में हमने नहीं देखा, और नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट्स ओके, मैनेजमेंट की वो दिक्कत है, मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस है। हाँ, ये भी बात सही है कि हार्दिक कप्तानी कर नहीं पा रहे हैं सही, या वो जो फूट है वो नहीं हो करने दे रही है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। 3 पे 3 हार हो गई उनकी, है ना। खिलाड़ियों को भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, किसी को कब उतारना है, किसको कब बॉलिंग देनी, वो थोड़े इश्यूज हैं। लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है मुंबई की ही, कि एक ऐसा ही सीजन गया था जिसमें शुरू के 7 मैच वो हार गए थे, उसके बाद कुछ 7 मैच जीते थे, ऐसा कुछ था। बट मैं उसमें भी 60-40 का रेशियो लेके चल रहा हूँ कि ऐसा हुआ था कि नहीं, बट मुझे मालूम है ऐसा हुआ था। अच्छा, बेंगलोर से एक जुड़ा हुआ फैक्ट आपको बता देता हूँ। खैर, अगर बेंगलोर की बात कर ही रहा हूँ मैं, तो दरअसल ऐसा है कि बेंगलोर ने जब भी टूर्नामेंट की शुरुआत की, यानी कि पहला IPL का मैच खेला है, IPL में पहला मैच, एक ही बार जीत नसीब हुई है। 2008 में खेला वो मैच, तो आज तक लेजेंड है भाई, क्योंकि 140 रन से कोलकाता से हारे, क्योंकि उसमें 150 रन तो मात्र ब्रेंडन मैकमिलन के थे। फिर ठीक 9 साल बाद 2017 में उनको खेलने का मौका मिला, सनराइजर्स हैदराबाद से 35 रन से हार गए। 1 साल के गैप के बाद 2019 में CSK से भिड़े, 7 विकेट से हार गए। 2021 में एकमात्र जीत मिली मुंबई से, जब वो 2 विकेट से जीते, और 2024 इस बार फिर CSK से 6 विकेट से हार गए 2024 में। तो बेंगलोर का ये है कि भैया पहला मैच ना खिलाओ हमको दूसरा तीसरा कुछ भी खिला दो, पहला मत खिलाओ, नहीं जीत पाएंगे। तो ये कहानी है। अच्छा, मुंबई भी हो गया, थोड़ा लखनऊ की बात करते हैं। तो लखनऊ में भाई थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है ओवर डिपेंडेंसी हो गई है KL राहुल और निकोलस पूरन के ऊपर।
अभी तो पूरन आए थे कप्तानी करने, केएल राहुल को शायद उन्होंने वो जो होता है ना प्लेयर, मैं तो नाम ही भूल जाता हूँ वो कौन सा प्लेयर होता है, इम्पैक्ट प्लेयर, वो रखने की कोशिश करी। उस चक्कर में पूरन कप्तान आए थे करने, लेकिन ओवर डिपेंडेंसी है। इवन वुड चले गए, एक विली चले गए, अभी मैट हेनरी को वो लाए हैं, उनका यूज करना चाहिए। लेकिन एक नाम मयंक, याद कर लीजिए ये नाम कि ये क्या भाई साहब है, ब्रेट ली, शॉन टेट, शोएब अख्तर, अगर आपने इनको आपने पसंद किया तो आपको मयंक बिल्कुल पसंद आएंगे। 155.8 की स्पीड, कमाल है भाई। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, ये चौथी फास्टेस्ट है आईपीएल की, मुझे लगता है इससे ऊपर वो शॉन टेट ही होंगे। लेकिन खैर स्पीडस्टर हैं ये, लेकिन मुझे एक कंसर्न है इनका, वो कंसर्न हर किसी को होना चाहिए। इन पर काम करना पड़ेगा, पहली प्रायोरिटी तो ये है। लेकिन काम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो स्पीड सर होते हैं 1 साल 2 साल मैक्सिमम 5 साल के बाद स्पीड घट जाती है ना। दूसरा जो है चोटिल होने का, जल्दी रिटायर होने का, ये कुछ कंसर्न है। तो इन पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस देना पड़ेगा कोचेस को, मैनेजमेंट को, मेंटर्स को, साथी खिलाड़ियों को, कि अगर स्पीड गिरे भी तो वो 1-2 पॉइंट तक गिरे, थके नहीं और चोटिल ना हो। चोटिल हो तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बाहर ना जाएं, और फिर रिटायरमेंट का तो एक इशू रहेगा ही कि स्पीड जहां 30 पर पहुंचेंगे वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, डिपेंडेंसी जैसे याद आया, क्विंटन डिकॉक ने 3000 रन पूरे कर लिए शायद T20 में, एक कमाल की बैटिंग वो भी कर रहे हैं, है ना। तो डिपेंडेंसी के मामले में थोड़ा सा ठीक हो रहे हैं। डिकॉक चल रहे हैं, पूरन चल रहे हैं, शशांक तो चल ही रहे हैं, केएल राहुल नहीं चल पा रहे हैं, और तो चल रहे हैं बट ठीक ठाक है। तो कहीं ना कहीं लखनऊ से मुझे ये आप लोगों को बताना है कि शशांक, और मैं चाहता हूँ, देखिए अभी छोटे हैं, यंग हैं, मुझे उम्मीद तो है नहीं। मेरे पापा से डिस्कशन हो रहा था कि भाई इनको वर्ल्ड कप खिलाओ, तो वो कह रहे थे अभी छोटा है, यंग है। पर मुझे ऐसा लग रहा था यंग ना देखकर आपको एक मौका देना चाहिए इस T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि भाई कहर बर पा रहा वो बंदा सिर्फ अपनी स्पीड से। केवल स्पीड नहीं है, एक्यूरेसी भी है उसमें। ऐसा नहीं कि दाएं बाएं निकल जा रहा है शॉन टेट की तरीके से। मैं शॉन टेट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपको माफ करिएगा, लेकिन एक्यूरेसी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये चीज है। क्या बचती है सनराइजर हैदराबाद में सब कुछ ठीक ठाक मुझे नजर आ रहा है। क्लासन चल रहा है, माकरम का बल्ला भी थोड़ा सा शांत है ना। इसके अलावा बॉलिंग उनकी ठीक ठाक हो रही है। उसके अलावा ठीक ठाक ट्रेविस हेड हैं, उसमें एक इंडियन भी हैं, तो कुल मिलाकर वो ठीक उनका कारवां चल रहा है। तो सनराइजर्स में बात करने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास। पंजाब, इसमें बात करने के लिए है मेरे पास। इसके बाद शायद एक टीम बच जाती है हमारी, कोई बच जाती है, मेरे ख्याल से कोई बचती नहीं है। बच जाए तो मुझे बता देना। तो पंजाब में ऐसा है कि एक कांड हुआ था, आपको अगर अच्छे से याद हो, जब ऑक्शन चल रहा था भाई, शशांक नाम के 2 व्यक्ति थे, एक बंगाल के थे, एक दूसरे थे। अब शशांक को पिक कर लिया गया पंजाब में, और पंजाब ने ये बोला कि हमने तो गलती से पिक कर लिया, हमको ये नहीं चाहिए था। मगर अब तुमने पिक कर लिया तो कर लिया। लेकिन जो गुजरात के साथ मैच हुआ, वो वही शशांक थे जिन्होंने आपको मैच जिताया। तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये किस्मत थी पंजाब की कि उनको शशांक मिले, और शशांक की किस्मत थी कि उन्हें खरीद लिया गया और उन्होंने ही जिताया। तो कोसने से बढ़िया है उनको प्रेस करें, कहें भैया ठीक है तुमने जिताया, हम अपनी गलती मानते हैं, हमें कोई गम नहीं है, और गम होना भी नहीं चाहिए। ये स्टैंड ऑफ था पंजाब को लेकर इस हफ्ते, क्योंकि गुजरात को मैच हरा दिया, रन भी काफी थे फिर भी हरा दिया। तो मुझे याद आ गया, रबाडा इसी में है, पंजाब में। हाँ यस, दिल्ली में नहीं है, पंजाब में है। सो दैट इज द थिंग। अब कोई टीम बच गई तो बता देना। यस, सारी 10 टीमें मैंने कंप्लीट कर ली हैं, और अब मौका है आप लोगों के लिए जर्सी जबरदस्त का। तो एक छोटा सा ब्रेक, जर्सी जबरदस्त में सुनिए लखनऊ सुपर जायंट्स की डिस्क्रिप्शन, लौट कर आते हैं और अब आपको फैक्ट्स से रूबरू कराते हैं आईपीएल के। दिस इज क्रिकेट वीकली विद अनोखा अंकित।
हैशटैग जर्सी जबरदस्त। आईपीएल धूम मचा रहा है पूरे इंडिया में। फैंस आर हैविंग अ डिलाइटफुल टाइम टू वॉच द मैचेस। स्वागत है आपका हैशटैग जर्सी जबरदस्त में, जहां हम कर रहे हैं आईपीएल टीम्स की न्यू लॉन्च जर्सीज का सटीक डिस्क्रिप्शन। आज की टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स। फॉर लखनवी नवाब्स, ब्राइट ब्लू का दिया है स्लीकी डिजाइन। क्या सुरेश रैना की मेंटरशिप के अंदर करेगी टीम शाइन? ऑरेंज एंड ब्लू की है थिक फॉइल लाइंस। छोटा ग्रीन मोज़ेक भी है दिया ऑन द साइड्स। LSG अल्फाबेट्स के 3D पैटर्न है ऑल ओवर द जर्सी, जो रिप्रेजेंट करता है हाई स्पिरिट्स एंड यंग एनर्जी। पोलो कॉलर का लुक लग रहा है शानदार। अयोध्या से आशीर्वाद लेकर टीम खेलेगी दमदार। बाकी सारी हैशटैग जर्सी जबरदस्त अपडेट्स के साथ मैं आरजे हर्षदा मिलूंगी अगली बार ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। तो भाई ब्रेक के बाद वापस आपका स्वागत है। हर्षदा जी को धन्यवाद है कि उन्होंने आप लोगों के लिए जर्सी जबरदस्त का बंदोबस्त किया और आप आईपीएल टीमों की जर्सी का डिस्क्रिप्शन, ऑडियो डिस्क्रिप्शन सुन पा रहे हैं। और अगर आप मूवीज का ऑडियो डिस्क्रिप्शन सुनना चाहते हैं तो नोवाफ्लिक्स पर जा सकते हैं। कई मूवीज हैं, मैं खुद उड़ता पंजाब इस वक्त देख रहा हूँ, मतलब सुन रहा हूँ। खैर तो अब आते हैं फैक्ट्स पर। सबसे पहला फैक्ट्स शिवम दुबे से। अच्छा, शिवम दुबे से आने से पहले मुझे शिवम मावी याद आ गए। भैया लखनऊ में हैं और भाई साहब इंजर्ड हो गए हैं, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, लखनऊ की तरफ से खेलते हैं। तो शिवम दुबे का बेंगलोर के खिलाफ क्या रिकॉर्ड रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2021 में मुंबई में खेला, वानखेड़े स्टेडियम में 46 बनाए 32 गेंद में। उसके बाद खेला 2022 में डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में ही 95 नाबाद बनाए 46 गेंद में। 2023 में बेंगलोर में बनाए उन्होंने 52 रन 27 गेंद में और इस बार 34 नॉट आउट बनाए 28 गेंद में सीएसके के यानी कि चेन्नई स्वामी स्टेडियम में। टोटल बन जाता है 227 रन मात्र 133 गेंद में। एवरेज आ जाती है 113 की, 113.50। स्ट्राइक रेट 170.67, लगभग 171 के आसपास। और चौके और छक्के तो गजब है, 16 छक्के 16 चौके, जबरदस्त है। यानी कि बेंगलोर की पिटाई करने में शिवम दुबे को बहुत 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 मजा आती है। लेकिन इस फैक्ट्स में भी एक छोटा सा फैक्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले 4 मुकाबलों में एक बार नॉट आउट, एक बार आउट, एक बार नॉट आउट, एक बार आउट। यानी कि अगली बार ये आउट होंगे, नॉट आउट तो नहीं जाएंगे क्योंकि इस बार ये नॉट आउट रहे हैं और इससे पहले वाले में आउट थे और उससे जस्ट पहले 95 ये नॉट आउट रहे थे। तो ये अगर पैटर्न चलेगा तो बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं। अगला जबरदस्त फैक्ट और वो ये है कि एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत यानी कि राइवलरी जिसे हम कहते हैं, सबसे ऊपर है 23 जीत के साथ मुंबई वर्सेस केकेआर। यानी कि मुंबई केकेआर को सबसे ज्यादा बार हरा चुका है या हराता है। अब ये तो ये साल बताएगा कि ये 23 से 24 होता है या 23 पर ही रहता है। इसके नीचे है 21 पर अभी आए हैं सीएसके वर्सेस बैंगलोर। यानी कि उसमें भी एक आंकड़ा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अपने घर में तो एक ही बार हारा है सीएसके बैंगलोर से, वो भी पहले सीजन में। इसके बाद है 20 केकेआर वर्सेस पंजाब, 20 है मुंबई वर्सेस सीएसके और 19 है सीएसके वर्सेस डीसी। लेकिन ये 19 से 20 हो नहीं पाया है ना इस बार। लेकिन इसमें एक मसला ये है और वो मसला ये है कि ना दिल्ली है, ना बैंगलोर है और ना पंजाब है कि मतलब इन्होंने किसी को हराया हो, ये हारते हैं। और इसमें भी बैंगलोर एक डिसअपॉइंटमेंट है एक बहुत बड़ा। चलिए खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट फैक्ट, शानदार सा फैक्ट ये है अगला कि एग्रीगेट में हाईएस्ट रन मगर किसी की भी इंडिविजुअल की 50 नहीं हुई। यानी कि दोनों टीमों ने मिलाकर के रन तो सबसे ज्यादा बनाए
लेकिन 50 किसी भी खिलाड़ी ने नहीं मारी। तो सबसे लेटेस्ट और सबसे नया ताज़ा मैच जो है वो IPL 2024 का पहला मैच था। 349 रन बने CSK वर्सेस बेंगलोर के मैच में चेन्नई में 2024। इसके नीचे है 343 रन बने थे गुजरात लॉयंस और पुणे की जब टीमें थी, दोनों इस वक्त अब अवेलेबल नहीं है। राजकोट में 2017 में ये मैच हुआ था। 343 ही बने थे KKR वर्सेस CSK के बीच आबू धाबी में 2021 में। 342 बने थे पंजाब वर्सेस RR 2014 में मोहाली में, और 2023 में हैदराबाद में बने थे 337 रन। ये था सनराइजर हैदराबाद और KKR के बीच मैच। अगला शानदार फैक्ट ये कहता है कि इंटरनेशनल T20 में सबसे ज्यादा छक्के सिंस IPL 2023, यानी कि पूरा कैलेंडर है ये एक साल का IPL 23 से लेकर के, तो इसमें सबसे ऊपर है 113 छक्के निकोलस पूरन के। भाई 100 छक्के एक साल में, कमाल है यार। इसके बाद है 89 क्लासन, 88 रसल, 80 विल जैक्स एंड 76 ग्लेन मैक्सवेल। ये विल जैक्स एक सरप्राइजिंग पैकेज है, कभी मैंने इन पर इतनी तवज्जो दी नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। एक बहुत ही नीश फैक्ट है और वो फैक्ट है KL राहुल का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 6 बार 50 प्लस कर चुके हैं लास्ट 14 इनिंग में, यानी कि KL राहुल को राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग बड़ी रास आती है। अगला फैक्ट दीपक हुड्डा से रिलेटेड है। दरअसल दीपक हुड्डा ने 2023 के IPL में हाईएस्ट स्कोर 17 बनाया था 12 इनिंग्स में। इस बार उन्होंने अपने उस 17 के जिंक को तोड़ा है, लेकिन इसमें मेरा एक कंसर्न है। कंसर्न भी आप इसे कह सकते हैं और इसे आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं। क्यों? आपने स्टॉइनिस और पूरन के ऊपर दीपक हुड्डा को भेजा। देखिए, ये पॉजिटिवली आप ले सकते हैं क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस देना था, उस कॉन्फिडेंस का फायदा भी हुआ, अपने 17 रन के जिंक्स को भी तोड़ा। लेकिन अगर ओवरऑल टीम के प्रोस्पेक्ट्स को देखें तो अगर शायद पूरन या स्टॉइनिस पहले आते दीपक हुड्डा से तो हो सकता था कहानी कुछ और होती। कहने का मतलब ये है कि पूरन से या फिर स्टॉइनिस साहब ओपनिंग करा सकते हैं डिकॉक के साथ, या KL राहुल डिकॉक आए, या KL राहुल पूरन आए, या KL राहुल स्टॉइनिस आए, या डिकॉक स्टॉइनिस या डिकॉक और पूरन। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि फिर मिडिल ऑर्डर का क्राइसिस ना बन जाए, तो इस लिहाज से ये ठीक है। तो देखो भाई, मैं दोनों बातें करता हूँ। अब आप कहेंगे एक बात बेटी को, अब ये एक बात आप मुझे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। देखिए, मिडिल ऑर्डर के क्राइसिस को मैं समझ रहा हूँ क्योंकि देखिए बडोनी को ऊपर लाए हैं। इवन इस मैच में दीपक हुड्डा को आपने इम्पैक्ट प्लेयर रखा, ये एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा हो गया कि दीपक हुड्डा को इम्पैक्ट प्लेयर। खैर कोई बात नहीं, ये मैनेजमेंट की थिंकिंग है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते, और वो उसका फायदा भी दिख रहा है, कम से कम उनकी बैटिंग में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक बहुत कमाल का स्टैट है ट्रेंट बोल्ट से जुड़ा हुआ। पहला ओवर जब भी वो फेंकते हैं विकेट निकालते हैं, क्योंकि पहले ओवर में उन्होंने 23 विकेट निकाले हुए हैं सिंस 2020, और दूसरा ऐसा कोई भी बॉलर नहीं कर पाया। हाईएस्ट जो दूसरे बॉलर हैं वो पहले ओवर में वो है 8 विकेट, केवल 8 विकेट। ये तो भैया उनका 3 गुना हो गया। 55 ओवर फेंके हैं फर्स्ट, 23 विकेट, एवरेज 12.17, इकॉनमी 5.09, स्ट्राइक रेट 14.3। तो यार ट्रेंट बोल्ट फिर ट्रेंट बोल्ट है भाई, कमाल है। पहले ओवर में ही 23 विकेट, गुड। देखिए भाई, ओपनिंग तो कराई जा रही है KL राहुल और डिकॉक से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देवदत्त पडिक्कल फर्स्ट डाउन ठीक है, बनता है, ओपन भी करा सकते हैं। लेकिन बाकी बडोनी और हुड्डा, इनको आप जो 4 और 5 पे खिला रहे हैं, ये मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि कहीं क्राइसिस ना आ जाए, यही वजह है। खैर इस स्ट्रेटजी से मैं वाकिफ हूँ कि इसके बाद पूरन, स्टॉइनिस, कुणाल पांड्या, ये थोड़े हिटर्स आपने बिल्कुल लोअर मिडिल ऑर्डर पर आपने, लोअर मिडिल ही आप इसके मिडिल या लोअर मिडिल आप कह सकते हैं, लेकिन है तो है, चलिए। लेकिन रियान पराग, मैं आपने अगर मेरे शो सुने होंगे, मैं हमेशा कहता हूँ इनको
मौका दीजिए। अब देखिए आईपीएल में बढ़िया कर रहे हैं। इवन इन्होंने नंबर 4 की पोजीशन मांगी या उनको दी गई तो वहाँ अच्छा कर रहे हैं। 50 मगर इनकी जो आई वो 1 साल 11 महीने और 11 दिन के बाद आई आईपीएल में, वो अलग बात है, लेकिन आई। संजू सैमसन से जुड़ा हुआ आपको एक फैक्ट बताता हूँ। तो सैमसंग से जुड़ा अगला फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अपने पहले ही मैच में 2020 से आईपीएल में क्या कारनामा करते हैं। 74 रन बनाए 32 गेंद में सीएसके के खिलाफ 2020 में। इसके बाद 119 रन बनाए 63 गेंद में पंजाब के खिलाफ 2021 में। 2022 और 23 में दोनों बार सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 55 बनाए, लेकिन एक बार 27 गेंद, एक बार 32 गेंद, और इस बार 82 नॉट आउट 52 गेंद में जो है लखनऊ के खिलाफ। तो यानी सैमसंग जो है बिल्कुल धमाकेदार शुरुआत करते हैं। बिलो तो 50 वो कुछ सुनते ही नहीं है ना। सो दैट इज द थिंग, कमाल है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की पेस वर्सेस स्पिन की। उनकी इनिंग में क्या हाल रहा, यानी कि लखनऊ ने किया क्या। दरअसल पेस में 3 विकेट निकाले लेकिन रन लुटाए 129 11 ओवर में। 11.73 की इकॉनमी बैठती है, यानी कि 12 की ही बैठ जाती है। स्पिन में विकेट एक ही मिला, 63 रन दिए लेकिन 9 ओवर में, और इकॉनमी बनती है 7 की। यानी कि बॉलिंग में देखो विकेट का कॉलम तो खाली ही है एक तरीके से, क्योंकि 3 और 1 4 विकेट, रन भी आपने काफ़ी लुटाए हैं। तो बॉलिंग तो मैं कुछ खास कहूँगा नहीं, और यही एक फैक्टर था जो आपको थोड़ा सा डिसपॉइंट करेगा लखनऊ को कि हार जो मिली इस मैच में। राजस्थान की तरफ से सबसे ज़्यादा 50 ऑल T20 में, मगर मुझे ऑल T20 का मतलब नहीं समझ में आया। मतलब एक आईपीएल ही तो होता है, इसके अलावा कौन सा राजस्थान खेल लेती है। हाँ, चैंपियंस लीग का अगर आपका इशारा है तो इस पर शायद पैट कमिंस ने हिंट देने की कोशिश की है कि भैया हम खेलना चाहते हैं, और मैं खुद चाहता हूँ ये हो, लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब ये अलग अलग देशों में हो। केवल इंडिया पर अगर आप बोझ डाल कर ये खिलाना चाहेंगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा। जॉस बटलर है नंबर 1 पर 23 50 71 इनिंग में। रहाणे सेम 50 99 इनिंग्स में। सैमसन अब आ चुके हैं 23 50s के साथ, लेकिन 127 इनिंग, बहुत ज़्यादा इनिंग ले ली आपने। और नंबर लास्ट पर आता है 81 इनिंग्स में 16 हाफ सेंचुरी शेन वॉटसन के नाम। रियान पराग को नंबर 4 इसलिए दिया गया है क्योंकि आंकड़े बड़े अच्छे सजेस्ट कर रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट एक होता है, उस टूर्नामेंट में नंबर 4 पर 32 इनिंग खेली हैं, 1130 रन बनाए हैं, एवरेज 47.07, स्ट्राइक रेट 152.90 यानी कि 153, और 12 50, 32 में से 12 50। तो ये आंकड़े सजेस्ट करते हैं कि नंबर 4 इज परफेक्ट फॉर रियान पराग। मैंने एक और सैयद मुश्ताक का रिकॉर्ड देखा था, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इससे काम चलाएं। हाँ जी, तो अगला जो मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में एक और खिलाड़ी हैं, अभिषेक शर्मा। जी हाँ जी, इनका रिकॉर्ड भी जबरदस्त है। 10 इनिंग खेली हैं, 485 रन बनाए हैं, एवरेज हो जाता है 10 के हिसाब से 48.05, स्ट्राइक रेट है 192। आप कहेंगे ये क्या है, 192.46 है, लगभग 192 आप इसे कह सकते हैं। हाईएस्ट स्कोर 112 है, इसमें 3 जो हैं 50 हैं और 2 सेंचुरी हैं, और चौके 35 हैं, छक्के 39 हैं। 39 सिक्सेस, चौके से ज़्यादा छक्कों में डील करते हैं ये, तो ये एक और कमाल के हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप अपना डोमेस्टिक क्रिकेट देखिए, आपको पता लगेगा कि कितना अच्छा टैलेंट है हमारे पास। देखना शुरू करिए। अच्छा, मुंबई इंडियंस की कहानी, साल 2012 से लगातार 12वां ओपनिंग मैच हारे हैं, लेकिन पिछले 11 सीजन में 5 जीते भी हैं। तो सीजन जीत जाते हैं, ऑल दो पहला मैच हार जाए, मगर इस बार तो 3 मैच हार गए। क्या हो रहा है? अच्छा, एक फैक्ट आपको कमाल का बताता हूं कि मुंबई के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट किसने निकाले हैं। ड्रेन ब्रावो 33, अब नया आ गया है नाम मोहित शर्मा 33। छुपे रुस्तम है, जब ये पहली बार आए थे सीएसके में
2012 के आसपास की मुझे बात याद है। तब मैंने कहा था ये कौन खिलाड़ी आ गया भाई, मगर अब समझ में आ रहा है नहीं। जैसे कि अभी रिजवी को जो पिक किया है सीएसके ने, तो वो टैलेंट निकालना, टैलेंट को तराशना, टैलेंट को समझना सीएसके धोनी वो जानते हैं। खैर 26 विकेट के साथ हैं अश्विन, फिर 25 पर चहल, पीयूष चावला और अमित मिश्रा। यानी कि अगर आप इसमें देखें तो 2 फास्टर, बाकी स्पिनर हैं लाइन से। यानी कि स्पिनर्स को खेलना कुछ खास पसंद नहीं करते हैं मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स। मोहित शर्मा से जुड़ा हुआ आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं, वो ये है डेथ ओवर, यानी कि 17 से 20 ओवर में सिंस 2023, यानी कि 1 साल का ही रिकॉर्ड है। 97 बॉल्स फेंकी हैं, 132 रन कंसीड किए हैं। बॉलें 15 ओवर एक तरह से हो गए 16 ओवर, बल्कि 16.1 ओवर। रन थोड़े ज़्यादा आपको इकॉनमी से भी पता लगेगा, लेकिन 14 विकेट निकाले हैं। एवरेज बनती है 9.42 की, स्ट्राइक रेट 6.93 की, एवरेज इकॉनमी बनती है 8.13 की। ये थोड़ी हाई है मगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। इसके अलावा जो है 34 डॉट बॉल इन्होंने फेंकी है, यानी कि डॉट भी फेंकी है। यानी एक बार और अगर इसको देखें अगर डॉट के हिसाब से, तो फिर रन काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। वो आपको इकॉनमी से समझ ही आ रहा होगा। 2024 के ओपनिंग मैच में मुंबई की कहानी गुजरात के साथ क्या थी? कहानी कुछ ऐसी थी कि पहले 12 ओवर में 107 रन बनाए, विकेट सिर्फ 2 खोए, 8.91 की जो इकॉनमी थी, आप उसको समझ सकते हैं, या रन बनाने की गति थी। लेकिन 13 से 20 में 55 रन, 7 विकेट, 6.857, यानी कि 7 भी नहीं क्रॉस किए, 7 विकेट लेकिन आपने गंवा दिए। मात्र 55 रन आपने 7 ओवर्स में बनाए हैं, 7-8 ओवर में। ये मिडिल ओवर का फेलियर है, मिडिल ओवर्स में मिडिल क्राइसिस है, इसको आप इस तरीके से लइए। यानी कि मिडिल ओवर्स में मिडिल ऑर्डर्स का पूरा कोलैप्स है मुंबई इंडियंस का। खैर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंकड़ों को थोड़ा और मैं डिफाइन ना करूं तो शायद नाइंसाफी होगी। दरअसल 48 रन चाहिए थे आखिरी के 6 ओवर में, 36 गेंद में 48 रन, 7 विकेट आपके हाथ में थे, फिर भी आप हार गए। 3 ओवर तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल खाली चले गए, क्योंकि 11 पर 6, हाँ जी 11 पर 6, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई ना भाई। और कैसी गड़बड़ी ये थी। ईशान किशन तो मुझे लग रहा है वो डिलेमा में चल रहे हैं, 0 पे आउट हो गए, लेकिन बुराई नहीं करनी चाहिए, हो सकता है कंडीशन हो। और दूसरा, जय शाह से थोड़ी बातचीत भी कर रहे थे ईशान किशन, भैया थोड़ा हमारा देख लो भैया, है कोई बात नहीं, हमने रणजी नहीं खेला है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दो हमको। तो ये भी सिनेरियो देखा, ये मैं अपने मन से थोड़ा मिमिकिंग कर रहा हूँ, हो सकता है बात कुछ और हुई हो, है ना, बट दैट थिंग। बट हाँ ये है, एक चीज और है, हार्दिक पांड्या सोच तो रहे होंगे यार, पहला ही मैच उसी टीम के खिलाफ जिसको मैं छोड़ के आया, हार में उसी से गया, इससे बढ़िया तो मैं उसी टीम में रहता, कम से कम जीत तो नसीब होती पहली। अब देखिए ये है, अब कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, है ना, बट है तो है। थोड़ा मुंबई इंडियंस के जले पर नमक और छिड़के नहीं, मतलब आप ये समझिए मैनेजमेंट की जो है उसने क्या बढ़िया काम किया। नेहरा तो लेजेंड है ही, आप देखिए कि कप्तानी, मैनेजमेंट सबने मिलके लास्ट के 3 ओवर, वेटरन, न्यूकमर, वेटरन, 3 ओवर में 36 रन चाहिए थे, वो घट के हो गए 10 गेंद में 21, ठीक, 9 गेंद में भी 10 गेंद में 21, 9 गेंद में 19, 6 ओवर में 19। उसके बाद एक छक्का भी मारा हार्दिक पांड्या ने, फिर चौका मारा, तो नेहरा ने कहा भाई ये तो कुछ अलग ही उमेश यादव जी आप कर रहे हैं। और वो टोटका करने के चक्कर में वहां से उठ के ही चले गए डगआउट से, और ये टोटका काम आ गया, 2 विकेट 2 बॉल में गिर गए। हैट्रिक थी उमेश यादव की, जसप्रीत बुमराह सामने थे लेकिन वो 1 रन ले गए। तो कुलना और स्पेंसर जॉनसन को आपने पहले ओवर दिया था, तो वही मैंने कहा ना कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी। वेटरन, न्यूकमर, वेटरन, स्पेंसर जॉनसन ने बिल्कुल काम होकर ओवर किया, विकेट शायद उसमें भी उन्होंने निकाला, है ना। और उमेश यादव ने तो भैया वो तो वेटरन है ही, लेजेंड है ही। हम वही बात है ना, हम
थोड़ा उन पर भरोसा नहीं दिखाते। देखिए उमेश यादव अभी भी, भले उनकी थोड़ी एज हो गई मगर वो अभी भी लेजेंड आदमी है, जैसे ईशांत शर्मा। टिम डेविड वर्सेस राशिद खान के बीच का एक आंकड़ा आपको बताता हूँ। इस मैच से पहले 9 रन बनाए हैं, 8 गेंदें सिर्फ खेली हैं, 2 बार आउट हुए हैं। तो मतलब राशिद खान को खेलना टिम डेविड बिल्कुल भी पसंद करते नहीं है। यहाँ गुजरात शमी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होगा, लेकिन इस बार मौका है गुजरात की तरफ से किसी को पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने की। दरअसल पिछले सीजन में 2023 में गुजरात के बॉलर्स ने क्या किया तो सुनिए। शमी ने लिए अकेले 17 विकेट। उनकी एवरेज बैठती है 19.41 की, स्ट्राइक रेट बैठती है 15.53, इकॉनमी 7.5 यानी कि 7.5 का। बाकी बॉलर्स ने लिए मात्र 8 विकेट, 63.87 का एवरेज बनता है। बहुत ज़्यादा है ये, 63, 50 प्लस 60 प्लस 64 के आसपास। स्ट्राइक रेट भी बहुत ज़्यादा है 42 का, इकॉनमी भी है 9.12 की। तो यानी शमी को मिस कर रहे होंगे, लेकिन शमी का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन, मोहित शर्मा, किसी के पास भी है इस साल ये करने का, क्योंकि शमी तो इस सीजन में आने नहीं वाले। खैर आगे चलते हैं। अब जरा मुंबई इंडियंस की बॉलिंग का भी जिक्र कर लें। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, मुंबई इंडियंस का सिर्फ बैटिंग या मिडिल ऑर्डर्स ही प्रॉब्लम नहीं, उनका बॉलिंग भी प्रॉब्लम है और वो ओवर डिपेंडेंसी है उनकी। इसी से पता देख लीजिए आप, कुर्सी और जसप्रीत बुमराह इन दोनों ने मिल करके इस पहले मैच में 41 रन दे करके 5 विकेट निकाले 8 ओवर में 5.125 की इकॉनमी से, यानी कि 5.5 की भी नहीं है। लेकिन बाकियों ने क्या किया, बाकियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। 123 रन, विकेट सिर्फ 1 निकाला, ओवर 12 फेंके और इकॉनमी 10.25। मतलब वेटरन पीयूष चावला भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो भी है इसमें। ये कहानी है मुंबई की। और जले पे नमक छिड़क रहा हूँ मैं। अब कुछ अभी आके मेरे ऊपर ही बरसेंगे मुंबई इंडियंस के जितने फैंस हैं, और जो लोग वैसे दुखी हैं वो मुझे ऐसे खुशियां देंगे, बटोर बटोर के देंगे। देखिए थोड़ी सी और चर्चा करनी पड़ेगी। कुर्सी मुंबई की तरफ से ओपन कर रहे थे, मतलब पहला डेब्यू मैच खेल रहे थे। 12वें ओवर पे उनको लाए, उसके बावजूद बढ़िया बॉलिंग कराई। हार्दिक पांड्या ने ओवर पहला, वुड दूसरा, तीसरे पे लेके आए जसप्रीत बुमराह को, उसके बाद सीधे कहीं 10 ओवर के बाद जाकर के उनको बॉलिंग दी है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और ऐसा लग रहा था कि किसी दूसरी ही पिच पर बॉलिंग करा रहे हैं जसप्रीत बुमराह और कुर्सी। कुछ चीज़ों पर हार्दिक पांड्या को हमें तवज्जो देने पड़ेगी। अगर कुर्सी और जसप्रीत बुमराह के ओवर बचा के ना रखते तो शायद स्कोर 180 प्लस हो जाता, फिर ड्यू थी, है ना। लेकिन अगर 180 हो जाएगा तो फिर ड्यू भी काम नहीं करेगी। तो चीज़ें बॉलर्स ने करी, आपको टोटल वो दिया जो आप चेस कर सकते थे, मगर सब कुछ बिगड़ गया, है ना। उधर गुजरात ने भी गैम्बल खेला, उमर जाई को खिलाया, विलियमसन को नहीं खिलाया। स्पेंसर जॉनसन डेब्यू कराया, बहुत अच्छी बात। उमेश यादव डेब्यू कर रहे थे गुजरात की तरफ से, इससे पहले दूसरी टीम से वो खेला करते थे, है ना। सो कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें अपर हैंड है, लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी को पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर सकते। कुछ डिसीजन अच्छे थे, उनके सोलो थे कि रोहित शर्मा का उनमें इंक्लूजन था या मैनेजमेंट का, वो अलग बात है। लेकिन कुर्सी को बचा कर रखना मैं मास्टर स्ट्रोक मानता हूँ, और उन्होंने वो डेथ ओवर में साबित भी किया। वो एक तरह से डेथ ओवर ही थे, मिडिल ओवर, डेथ ओवर, आप जैसे जो भी कहें। बुमराह को 1 ही ओवर कराया, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट क्या है, 2 वेटरन, एक राशिद खान उस तरफ से, उनको भी पावर प्ले में लाए, और इस तरफ से पीयूष चावला को भी पावर प्ले के अंदर लेकर आए। तो ये एक, मगर विकेट शायद पीयूष चावला ने निकाला है, राशिद का मैं नहीं कह सकता, मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद उन्होंने भी निकाला है। तो वेटरन पर दोनों ने भरोसा दिखाया है। अब आप कहेंगे राशिद खान वेटरन नहीं है, ठीक है वेटरन नहीं है, लेकिन लेजेंड तो है वो स्पिन के। तो आप एक स्पिन को आप तवज्जो दे रहे हैं पावर प्ले के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप स्पिन को पुश कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि हाँ हमारी स्ट्रेंथ स्पिन में है। और ये हमने देखा है, ये 1-2 साल से ट्रेंड चल रहा है, पहला ओवर दे देना, टेस्ट में पहला ओवर दे देना, पावर प्ले में स्पिनर्स को लेके आ जाना। सो ये चीज़ें हो रही हैं, और स्पिनर्स जो हैं डोमिनेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मगर इस मैच में तो स्पिनर ने डोमिनेट नहीं किया। इवन मुंबई की इनिंग में तो
फास्ट बॉलर्स ने किया है। खैर आगे चलते हैं भाई, आज के आखिरी मैच पर नजर डालते हैं। ये था बेंगलोर का मैच, दूसरा मैच पंजाब के साथ। पंजाब का भी ये दूसरा मैच था। उनकी झोली में थे जो हैं रबाडा, हरप्रीत ब्रा की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। 13 रन देकर के 2 विकेट निकाले उन्होंने, एंड उसमें कोई मिस्ट्री बॉल नहीं थी, कोई डार्ट्स नहीं थी, मात्र लेंथ से अपना कमाल उन्होंने दिखाया। लेकिन पंजाबी मैच आराम से जीत सकता था, लेकिन उसने एक किंग के ड्रॉप किया है। किंग को 2 बार ड्रॉप किया, एक 0 पर, एक 33 पर। फिर तो भाई 77 मैन ऑफ द मैच। हाँ जी, बात स्टैट की करते हैं। दिनेश कार्तिक का सिंस आईपीएल में 2019 से फास्ट बॉलर्स के खिलाफ रिकॉर्ड क्या है? 309 रन, 147 बॉल, एवरेज 51.50, स्ट्राइक रेट 210.20, चौके और छक्के 31 और 19। तो कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स की कुटाई करने में बड़ी मजा आती है। यहाँ लोग डरते हैं फास्ट बॉलर से। दिनेश कार्तिक कहते हैं हम तो मौज करेंगे फास्टर्स के खिलाफ। गुड है। हाँ भाई, इतना तो बता दें कि 6 बार आउट भी हुए हैं इस 147 बॉल में। अगला फैक्ट दिनेश कार्तिक का, ये सैम करन के खिलाफ 65 रन, 25 बॉल, एक ही बार आउट हुए, 260 का स्ट्राइक रेट, 250 से भी ऊपर, चौके और छक्के 8-3 या 3-8 का है, वो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। शायद 8 चौके और 3 छक्के हैं, लेकिन यही है, 8-3 है। जी हाँ, 8 चौके और 3 छक्के। अगला स्टैट बड़ा कमाल का है। ये तो देख के खुशी हो रही है, मगर मुझे देख के थोड़ा डर भी लग रहा है यार। मतलब डेथ ओवर में, यानी कि 17 से 20 में, सिंस 2022 से खिलाड़ी ने कितनी कुटाई की है। हाँ जी, डेथ ओवर की बात हो रही है। 17 से 20 2022 से, पिछले 2 साल का भी नहीं, 2 साल का, 24 तो अभी शुरू ही हुआ है, 22 और 23, 2 साल का, हाँ तीसरा शुरू हुआ है। तो इसमें है सबसे ऊपर शेमरॉन हेटमायर, 383 रन बनाए हैं 197.42 की स्ट्राइक रेट से। इसके जस्ट नीचे आ गए हैं दिनेश कार्तिक, ये अब सब सरपास हो जाएगा इस साल, 372 रन हो गए हैं। स्ट्राइक रेट 203.27 का है, बशर्ते ये कि वो आउट ना हो, डेथ ओवर में जाकर के खेलें। अगले 2 नाम है रिंकू सिंह और टिम डेविड। भाई टिम डेविड आ जाते हैं यार, मुझे हैरानी हो जाती है। खैर, रिंकू सिंह 351 रन, 195 का स्ट्राइक रेट, टिम डेविड 290 रन और 207.14 का स्ट्राइक रेट। रन कम है, लेकिन दिनेश कार्तिक से ज़्यादा हाई स्ट्राइक रेट है डेथ ओवर्स में टिम डेविड की। ये है कमाल। इस लिस्ट में आखिरी नाम है डेविड मिलर का, 285 रन और 161.01 की स्ट्राइक रेट। भाई किलर द मिलर ऐसे ही नहीं बोला जाता है ना? हाँ, मगर इसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं है, विराट कोहली का नाम नहीं है, और भी पुराने खिलाड़ियों में अगर जाएं तो नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो है वो आपके सामने है। अब थोड़ा बेंगलोर का रन चेज देख लेते हैं, लेकिन ये रन चेज आपको ऐसा लगेगा सी सॉक वाला झूला ना आपने, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, वही है। पहले 4 ओवर में 41 रन, 1 विकेट, 10.25 का रन रेट या स्ट्राइक रेट, आप इकोनॉमी, हाँ रन रेट ही आप कह सकते हैं। इसके बाद सीधा डाउन आधा, 4 से 8 ओवर के बीच में, 5 से 8 के बीच में सिर्फ 20 रन, विकेट मगर 1 खोया, 5 का आ गया रन रेट। फिर इन्होंने थोड़ा बढ़ाया, है ना? अब ये 6 से 12 के बीच, नहीं 9 से 12 में आ गई है, 9, 10, 11, 12, हाँ। उसके बाद इन्होंने बनाए 42 रन, विकेट खोया 1, 10.5, यानी पहले 10-25, फिर 5, फिर 10-50, यानी 0.2.5 वैसे देखा जाए तो, लेकिन बड़ा है। फिर नीचे डाउन, है ना? ये 13 से 15 के बीच, 3 ओवर, सिर्फ 15 रन बनाए इन 3 ओवर में, विकेट 1 ही खोया, लेकिन आ गया आपका 5, फिर आधा हो गया। अब आखिरी में जो 16 से 19.2 के बीच जो कहानी है, विराट कोहली थे तो होना ही था 60 रन, लेकिन पूरे उसमें एक विकेट गिरा था, इस बार 2 विकेट गिरे, 13 समथिंग का जो है ये जो है इनका रन रेट बना, यानी कि पिटाई। पहले आराम से गियर
फर्स्ट गियर सेकंड गियर फर्स्ट सीधे फोर्थ गियर में गाड़ी डाल दी क्योंकि विराट कोहली थे क्रीज पर। तो ये कमाल हुआ है। रन रेट था 13.86 का, यानी कि 14 से 14 कदम दूर, है ना। खैर मैं आपको पंजाब की बॉलिंग बता देता हूँ, लेकिन आप एक चीज़ ये पैटर्न नोट करिए, पहले 6 मैच में 2 बॉलर्स चल रहे हैं, बाकी सबकी पिटाई हो रही है। 2 बॉलर चल रहे हैं, बाकी सबकी पिटाई हो रही है। इधर भी वही कहानी है। रबाडा और हरप्रीत ब्रा, इन्होंने 36 रन देकर के 4 विकेट निकाले 8 ओवर में, सिर्फ 4.5 की इकॉनमी से, यानी 5 भी नहीं 4.5। बाकियों ने क्या किया, 131 रन लुटा दिए, 11.2 ओवर में 2 ही विकेट लिए और 11 की कुछ इकॉनमी बैठ गई जा करके। तो भाई काम खराब हो गया। अब यहाँ भी बढ़िया हो जाता तो क्या मैच आ जाता, उसमें फील्डिंग भी उस सोने पे सुहागा, कैच छोड़ दिया आपने विराट कोहली के। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये था 11.56, यानी कि 11.5 से जस्ट 0.6 ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको बताने जा रहा हूं 4 ओवर का सबसे शानदार स्पेल एज ए स्पिनर चिन्नास्वामी में। यस, स्पिनर की बात हो रही है। सैमुअल बद्री है, 9 रन देकर के 4 विकेट, और ये मुंबई का मैच था बैंगलोर के खिलाफ। बैंगलोर की तरफ से ये कारनामा हुआ था 2017 में। अब आ गए हरप्रीत ब्रा, 13 रन देकर के 2 विकेट, और ये पंजाब वर्सेस बैंगलोर का मैच 2024। इसके नीचे है शहबाज नदीम, 13 रन देकर के 1 विकेट, ये इनका था दिल्ली वर्सेस बैंगलोर के बीच। और लास्ट में है लेजेंड 14 रन देकर के 1 विकेट। मैच को बस पलट दीजिए, इधर हरप्रीत ब्रा पंजाब की तरफ से, ये विटोरी सामने वाली टीम पंजाब, साल 2011। लेकिन इस फैक्ट ने 2-3 चीजें क्लियर करी हैं। स्पिन को फेवर नहीं करती है पिच, करती है तो या तो होम टीम कर पाती है, या अगर देखें तो सिर्फ दिल्ली है जिसने एक अलग से किया है। अभी तो पंजाब ने किया है ना, वो अलग बात है, लेकिन बाकी टीमें नहीं कर पाती है। 2011 के बाद 17 और 17 के बाद अब सीधे 24, 2 मैच 17 के हैं, जिसमें से एक शहबाज नदीम और एक सैमुअल बद्री, दोनों ने 2017 में किए थे, लेकिन दोनों टीमें अलग अलग थीं। यानी इस बार एक और होगा, और वो बेंगलोर की तरफ से होने वाला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन कौन है वो स्पिनर? ग्लेन मैक्सवेल हो सकते हैं, ये वो कारनामा वो कर सकते हैं बेंगलोर की तरफ से। हाँ, हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। भाई हरप्रीत ब्रा, अगर आप सोच रहे हैं कि केवल इस मैच से चमके हैं, तो ना भैया ना। बैंगलोर के खिलाफ आईपीएल में हरप्रीत ब्रा का रिकॉर्ड सुन लीजिए, 6 मैच खेले हैं, 8 विकेट निकाले हैं, और एवरेज बनता है 19.87 का, स्ट्राइक रेट 16.2 का, इकॉनमी 7.33 की, बेस्ट बॉलिंग 19 रन देकर के 3 विकेट। तो सोचिए इकॉनमी भी 7, 7.5 से भी 7.5 के आसपास है, जो ठीक ठाक लगती है। लेकिन 4 बार ग्लेन मैक्सवेल को, 2 बार विराट कोहली को, 1 बार जो है इन्होंने आउट किया है फाफ डुप्लेसिस को, 1 राजत पाटीदार को। भाई राजत पाटीदार, तुम इनसे भी आउट हो गए यार, क्या होगा तुम्हारा? बाकी तो हरप्रीत ब्रा को आपको बाउ डाउन करना चाहिए कि 3 लेजेंड खिलाड़ियों के विकेट इन्होंने निकाले हैं। 2 बार तो विराट कोहली हो गए, 4 बार वो भी ग्लेन मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी, अगर वो स्पिन से आउट हो रहा है, वो भी हरप्रीत ब्रा से, तो कहीं ना कहीं हरप्रीत ब्रा में जो है वो जो है बात तो है। लेकिन कॉशन, ये लिया कब गया है विकेट? वर्ल्ड कप से पहले या किसी और वक्त में? ये बस देखने वाली बात है, क्योंकि मैंने आपको बोला ऑस्ट्रेलियन माइंड गेम्स खेलते हैं। वो मैंने आंकड़ा बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, 36 रन देकर के 4 विकेट हरप्रीत ब्रा और जोफ्रा आर्चर कहाँ से आ गया यार? मैं पूरे शो में आर्चर नहीं बोलना चाह रहा था, पर मुंह से निकल गया यार, पता नहीं क्यों आर्चर याद आ गया मुझको। खैर, रबाडा, तो रबाडा जो है वो बैंगलोर का कबाड़ा करते हैं। उनका रिकॉर्ड अब सुन लीजिए बैंगलोर के खिलाफ, 8 मैच 18 विकेट। वो तो भाई साहब 6 में 8 थे, या 8 में 18 है। एवरेज बनता है 12.5, इसका स्ट्राइक रेट बनता है 10.6, इकॉनमी बनती है 7.03, पॉइंट 30 ही कम है हरप्रीत ब्रा से, और बेस्ट बॉलिंग बनती है 21 रन देकर के 4 विकेट। यानी रबाडा जो है कबाड़ा बैंगलोर का करते ही करते हैं, इस बार भी किया, मगर बस वही है, जीत नहीं मिल पाती, कबाड़ा तो हो जाता है। बैंगलोर सामने वाला कबाड़ा करके चला गया।
कोई बात नहीं, मगर ये आंकड़े बड़े अच्छे हैं, बड़े बड़े प्रॉमिसिंग आंकड़े हैं। और रबाडा तो वैसे ही, चाहे वो अपनी नेशनल टीम से खेल रहे हो, फ्रेंचाइज से खेल रहे हो, वो सामने वाली टीम का कबाड़ा करते ही करते हैं। मुझे पर्सनली पसंद है। अगर मैं आपको साउथ अफ्रीका की थोड़ी हिस्ट्री बताऊं तो वो फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करते आ रहे हैं और उनके फास्ट बॉलर्स देखकर जो है बड़ी मज़ा आती है। वो कुर्जी भी मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के ही हैं। हाँ, और जो आंद्रे बर्गर भी हैं वो भी शायद साउथ अफ्रीका के ही हैं। तो साउथ अफ्रीका एक प्रोड्यूस बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स करता है। अगर मैं सीरियल दूं, पोलाक है ना, कालिस, डोनाल्ड, क्लूजनर, आपके निटिनी को कौन भूल सकता है, रबाडा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरा प्रोड्यूसर बड़ा कमाल का है, उसने बोला मैं आपको और खोद के रिकॉर्ड ला के दूंगा। आपने हरप्रीत ब्रा और मैक्सवेल की बात की, इन भाई साहब ने मुझे रिकॉर्ड ही ला के दे दिया। इन्होंने कहा भैया 18 रन बनाए हैं, 17 गेंदे फेस किए हैं मैक्सवेल ने, एवरेज सिर्फ 4.5 का है। भाई ये एवरेज है कि इकॉनमी है कि क्या है भाई, ये मुझे बॉलर की इकॉनमी लग रही है। 4.5 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 105.88। ये कोई एवरेज होता है? मतलब इतना कौन सा डर लगा है आपको हरप्रीत ब्रा से भाई, ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन इसमें दाद देनी पड़ेगी आपको हरप्रीत ब्रा को कि अगर आपने ग्लेन मैक्सवेल जैसे बंदे को शांत करके रखा है, वो भी 3 ओवर से उनको फेंके, नहीं 3 भी नहीं फेंके, एक गेंद बची है उसमें, 18 रन, यानी कि 6 की रन रेट से उनको रन बनाने दिए, एक तरीके से देखा जाए तो फिर क्या ही कह सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रोड्यूसर ने और खुदाई करी, उसने बोला सर इस मैच में तो मैक्सवेल को हरप्रीत ब्रा ने आउट किया ही किया, इससे पहले वाला भी सुन लीजिए, मतलब इस मैच से पहले वाला सुन लीजिए। इस मैच में तो 1 ही रन बना, 3 बॉलें खेली, यानी इससे पहले 17 रन 14 बॉलें, एवरेज घट गया, पहले था 5.67 जो अब हो घट के आ गया 4.5 का। स्ट्राइक रेट था 121.4 जो घट के 105.88 आ गया। भाई अगली बार 100 से नीचे ना चले जाना। मगर मैंने आपको क्या बात बोली थी ना, वर्ल्ड कप से पहले देखिएगा आप, ये वर्ल्ड कप से पहले वाली कहानी इस बार हुई है। मेरी बात को आप लाइटली ले लेते हैं यार। आगे चलते हैं। हरप्रीत ब्रा वर्सेस अगर ग्लेन मैक्सवेल की बात हो रही है तो जिनको 2 बार आउट किया है उनकी बात क्यों नहीं करते हैं विराट कोहली की। वो खुदाई भी कर दी हमारे प्रोड्यूसर ने। 56 रन बनाए हैं, इस मैच से पहले की बात हो रही है। 56 रन बनाए हैं, 45 गेंदें खेली हैं, 2 बार जो आउट हुए हैं वो इस बार तो नहीं हुए, 2 बार इससे पहले ही आउट हुए हैं। एवरेज 28 का है, स्ट्राइक रेट 124.44 का है। हाँ ठीक है, मतलब इतना कुछ भी खास नहीं है। 56 तो अकेले विराट कोहली ऐसे ही बना देते, इस मैच में 77 थे। खैर कोई बात नहीं। फैफ डु प्लेसिस से जुड़ा भी एक शानदार आंकड़ा आप सुन लीजिए। ये दूसरा मौका है जब वो सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं पंजाब के खिलाफ। 16 इनिंग्स की बात हो रही है कुल मिलाकर के, 16 इनिंग्स में दूसरी बार। इससे पिछला मौका जो आया था वो क्वालिफायर 2 में आया था, वानखेड़े में 2014 में। और अगर 2019 से 23 की बात करें तो 9 इनिंग्स में 6 बार 50+ स्कोर कर चुके हैं पंजाब के खिलाफ। यानी पंजाब को कभी बहुत ही अच्छे से खेल लेते हैं और कभी ऐसा हो जाता है। वो रेयर इंस्टेंसेस है कि जब सिंगल डिजिट, क्योंकि इससे पहले जब आउट हुए थे 2014 में वो गोल्डन डक था। यस, गोल्डन डक यानी पहली बॉल पे आउट, कड़ाच। अगर ग्लेन मैक्सवेल की कहानी हरप्रीत ब्रा के सामने खराब है तो फैफ डु प्लेसिस की रबाडा के सामने 3 इनिंग्स 16 रन 15 गेंद 3 बार आउट, एवरेज सिर्फ 5.33, स्ट्राइक रेट 106.67। ये क्या हो रहा है भाई बेंगलोर को है। लेकिन ये साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ये तो है भी साउथ अफ्रीकन दोनों, तो थोड़ा सा समझ में आता है कि टेक्निक समझ में आ जाती है। तो रबाडा और विराट कोहली का भी सुन लीजिए अब। हाँ वो, मगर मैं सोच रहा था ये फैफ डु प्लेसिस अब तो इतना खेलते नहीं है, तब भी रबाडा। खैर कोई बात नहीं। विराट कोहली और बात करते हैं रबाडा। इसमें 27 रन 24 गेंदें, यानी कि 6 ओवर खेलने को मिले। एवरेज सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 5 के आसपास का है, नहीं डिसमिसल 3 है। स्ट्राइक रेट और एवरेज मैं आपको क्लियर करता हूँ।
एक्साइटमेंट में ऐसा ही हो जाता है। खैर 27 रन 24 बॉल है, यानी कि 6 ओवर खेलने को मिले, 3 बार डिसमिस किया। इस मैच से पहले की बात है, रबाडा कोहली की एवरेज सिर्फ 9। चलिए कम से कम फाब्स और ग्लेन मैक्सवेल से तो बढ़िया ही है। स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है 112.5। कहीं तो भाई किंग ऐसे ही थोड़ी ना बोल देते हैं। ये स्टैट सुन के तो मेरा सर चकरा गया। ये मतलब या तो बॉलिंग नहीं अच्छी हो रही है, या कीपर तक बॉल नहीं पहुंच रही है, या कीपर ही नहीं बढ़िया मिला अभी तक। अनुज रावत पहले ऐसे विकेट कीपर हो गए हैं जिन्होंने 4 डिसमिसल किए हैं आरसीबी की तरफ से। क्या बात है। दिनेश कार्तिक इस टीम में थे, मतलब थे क्या है, खैर कीपिंग नहीं करा रहे, लेकिन कीपर तो बढ़िया मिला। एबी डिविलियर्स भी एक समय में थे, कई और भी कीपर्स होंगे इनके पास, लेकिन अनुज रावत पहले 4 डिसमिसल, मतलब 4 से नीचे का तो आंकड़ा समझ में आता है, 4 तो अपने आप में एक अच्छा नंबर है, लेकिन ये स्टार्ट ने थोड़ा सा मुझे चकरा के जरूर दिया है। खैर अगला स्टार्ट आपको और चकराएगा। शशांक सिंह, जिन भाई साहब को पंजाब शायद लेना नहीं चाह रहा था, उन्हीं की बात हो रही है। हाँ सुन लीजिए ना, गुजरात ने सनराइजर्स में थे शायद इससे पहले, गुजरात के खिलाफ मैच था, 2022 की ये बात हो रही है। वानखेड़े स्टेडियम में लॉकी फर्गसन को 3 छक्के मारे इन्होंने। ये आखिरी 20वें ओवर की बात हो रही है शशांक की, कि 20वें ओवर में वो क्या करते हैं, 6-6-6 3 छक्के। अभी अलजारी जोसेफ को इस वाले मैच में 6-0-4-1-1 9 गेंद में 36 रन बना चुके हैं सिर्फ 20वें ओवर में शशांक सिंह। और स्ट्राइक रेट 400, 400। माय गॉड, धोनी भी कह रहे होंगे भाई तुम तो कमाल हो भाई। हाँ, क्योंकि छक्के मारने में तो धोनी से आगे कोई है ही नहीं ना 20वें ओवर में, लेकिन इनकी कहानी डिफरेंट है। खैर आगे चलते हैं। ये ड्यूल का फ्यूल चलता रहेगा मुझे लग रहा है आईपीएल में, कब रुकेगा पता नहीं। जैसे शुरू के 10 मैच तो होम टीम ने जीते थे, ये ड्यूल का फ्यूल भी चल रहा है। ये वैसे मैंने सेगमेंट नहीं बना दिया ड्यूल का फ्यूल, खैर कोई बात नहीं। तो दयाल और सिराज ने मिलकर के 3 विकेट निकाले हैं 49 रन देकर के 8 ओवर में 6.125 की इकोनॉमी से, लेकिन बाकियों का वही हाल है। 12 ओवर में 125 रन दिए, 3 विकेट निकाले हैं 10.42 की स्ट्राइक रेट से। मतलब ये बाकियों को क्या हो रहा है, 2 ही लोग सब कुछ कर रहे हैं, आप लोग भी कुछ कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्कोर 130 से ऊपर पहुंचे ही ना। हाँ, क्योंकि 125 तो आप कल ही दे रहे हो। हाँ चलिए अब थोड़ा सा इधर भी बात कर लेते हैं कि धवन और मैक्सवेल के बीच क्या रहा है। तो 107 रन बनाए हैं, 66 बॉलें खेली हैं, 4 बार डिसमिस हुए हैं मैक्सवेल के हाथों धवन। एवरेज जो बनता है 26.75, स्ट्राइक रेट ठीक है 162.12 के आसपास का है, यानी कि 160 प्लस है, 162 तो बढ़िया है। मोहम्मद सिराज ने पावर प्ले में चिन्ना स्वामी में सिंस 2023 से क्या किया है वो जान लीजिए। 18 ओवर फेंके हैं, 85 रन दिए हैं, 7 विकेट निकाले हैं, एवरेज 12.14 का बैठता है, इकॉनमी 4.72 की होती है, एंड 672 इसमें डॉट बॉल्स हैं, यानी 66.67% डॉट बॉल्स हैं, यानी पावर प्ले में कमाल ही कर देते हैं मोहम्मद सिराज। लेकिन कॉशन सिर्फ चिन्ना स्वामी में, बाकी का क्या वो जानना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको शिखर धवन मैक्सवेल वाला बताया था, ओवरऑल T20 है, केवल आईपीएल का इसमें आंकड़ा नहीं है, ये सब पूरा है, मतलब इंटरनेशनल भी अगर कभी भिड़े हो इंडिया ऑस्ट्रेलिया। अब आंकड़ा है इंडिया की तरफ से T20 क्रिकेट में कैचेस, सबसे ज्यादा कैचेस नंबर 1 पर आ चुके हैं किंग कोहली 173, इसके नीचे सुरेश रैना 172, 167 रोहित शर्मा, 146 मनीष पांडे और 136 सूर्य कुमार यादव। भाई 200 कैच में कहाँ हो सकता है, इस वर्ल्ड कप में 200 पूरे भी हो जाए। चलिए बाकी वो देखने वाली बात है, आईपीएल में भी अभी कैच तो लेते ही रहेंगे ना, तो 200 तो हो ही जाएंगे T20 वर्ल्ड कप तक। बात कर लेते हैं जॉनी भाई साहब की। बैंगलोर के खिलाफ 2019 का यह आंकड़ा है कि क्या करते आ रहे हैं वो बैंगलोर के खिलाफ। तो 2019 में हैदराबाद में मैच खेला था, 114 बनाए थे 56 गेंद में, उसके बाद ये थोड़ा सा डाउनफॉल ही होता जा रहा है। 61 थे 43 बॉल में, ये दुबई में था 2020 में, फिर 21 में जो है बोरबोन ग्राउंड है मुंबई में, उसमें इन्होंने बनाए 12 रन 13 बॉल में। हाँ,
उसके बाद चेन्नई में 2021 में इन्होंने बनाए 66 रन सिर्फ 28 गेंद में, और अब जो है 8 रन बनाए हैं 6 गेंदों में बैंगलोर में 2024 में। 66 जो है 28 नहीं 29 गेंद में थे, चेन्नई में 22 में, 12-13 ये आपका था, नहीं चेन्नई में 12-13 था, बोन में था यानी कि मुंबई में 29-66, और दुबई 2020 में जो था वो था आपका 61 और 43। तो एक ही सेंचुरी है केवल 114 की, उसके बाद तो वो नीचे आ रहे हैं, और चोट के बाद तो वैसे ही उनका पता नहीं क्या ही हो गया है, पत्ती गुल हो गई लग रहे हैं उनकी। खैर कोई बात नहीं। तो भैया अब कहानी है सिराज और बेस्टो के बीच की। क्या है, 46 रन बनाए हैं, 20 गेंदें खेली हैं, आउट एक भी बार नहीं हुई, यानी सिराज कभी भी जॉनी भाई साहब को आउट नहीं कर पाते हैं। 230 की स्ट्राइक रेट बनती है, 5 चौके और 6 छक्के इसमें शामिल हैं। तो भाई इसी के साथ आज के शो का समापन करते हैं। मुझे पता है आज फिर टाइम एक्सटेंड हो चुका है लास्ट टाइम की तरीके, लेकिन क्या करूं, मज़ा आता है स्टैट पढ़ने में, आपको बताने में, और मुझे पता है आपको भी आनंद आता है। तो अगर आपको आनंद आता है तो फिर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मिलिए @AANOKHANKIT पर, या फिर रेडियोडान को मिलिए rediodan@gmail.com पर। बहुत जल्दी मैं निकल रहा हूँ क्योंकि बाकियों को भी शो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बाय बाय।